एनआरआई क्या होता है? नॉर्मली अगर आप किसी कंट्री में पैदा हुए हैं और उसके बाद आपको अपनी दूसरी कंट्री में वर्क के लिए जाना पड़ता है और आप वहाँ पर 180 दिन रह लेते हैं, तो आपका जो स्टेटस रहता है वो एनआरआई हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंस इंडियंस। भारत के कई ऐसे मूल निवासी हैं जो विदेशों में रहते हैं, अब वो उन्होंने वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली है। ये लोग दूसरे देश में भी रहकर अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का विस्तार करने का प्रयास करते रहते हैं, और ये लोग वहाँ पर रहकर भी अपने देश के विकास में सहयोग करने का प्रयास करते हैं। इसी लगाव के कारण मूल देश में इन्हें अधिक सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए एनआरआईज का इंडिया में काफ़ी बहुत बड़ा महत्व है। इनका योगदान बहुत अच्छा माना जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा जैसे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी मजबूत रखते हैं। तो जैसे पहले बताया गया कि एनआरआई का शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो भारत में 6 महीने या उससे अधिक समय से विदेश में रह रहा हो। यह भारत को नागरिक तो होता है, लेकिन किसी भी कारण से जैसे कि काम करने से या किसी और वजह से दूसरी कंट्री में रहने के लिए किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए भी किया जाता है जिनके माता पिता भारतीय हैं, लेकिन उनका जन्म भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ है और उन्हें उन्हीं देश की नागरिकता मिल गई है। अधिकांश ऐसा देखा गया है कि इसमें अक्सर ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो होते भारतीय हैं, लेकिन उन्होंने अन्य देशों की नागरिकता ली होती है। एनआरआईज के लिए एक अच्छी अपडेट ये रहती है कि उनको डबल टैक्सेशन का लाभ मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने फॉरेन कंट्री में टैक्स दे दिया है तो उनको इंडिया में टैक्स उसकी इनकम पे नहीं लगेगा। अगर वो पर्टिकुलर अकाउंट खुलवाते हैं इंडिया में, या अपने किसी भी रिलेटिव को पैसा भेजते हैं एज ए गिफ्ट, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है, डिपेंडिंग ऑन उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो डबल टैक्सेशन से एनआरआईज बच जाते हैं। ये बहुत ही रिलीफ वाली बात है कि आपने जिस मनी पे ऑलरेडी टैक्स दे रखा है और उस मनी पे आपको इंडियन गवर्नमेंट को दोबारा टैक्स नहीं देना होता है। पीआईओ कार्ड, जिसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड भी कहा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको 19 सितंबर 2002 में चालू हुआ था। कौन कौन व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है? पहला, जिसके पास भारत के पासपोर्ट हो, वह या उसके माता पिता या दादा 1935 से पूर्व भारत के नागरिक हों। किन किन देशों को कार्ड जारी किया सकता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को छोड़कर अन्य देशों को पीआईओ कार्ड जारी किया जाता है। शुल्क कितना लगता है इसका? 18 वर्ष से कम उम्र के लिए करीब 7,500 रुपये और इससे अधिक उम्र के लिए 15,000 रुपये लगते हैं। फायदे क्या थे पीआईओ कार्ड के? पीआईओ कार्ड धारक को भारत की यात्रा के लिए अलग से वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक बार में भारत में 180 दिनों तक रह सकता था। पीआईओ कार्ड जारी रहने की तारीख से 15 वर्षों तक वीज़ा के बिना भारत की वो यात्रा कर सकता था। और भारत में क्या क्या काम कर सकता था? रिसर्च, मिशनरी, पर्वतारोहण और प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा को छोड़कर बाकी सारे काम कर सकता था। क्या ये अभी भी प्रभाव में है पीआईओ कार्ड? नहीं। 9 जनवरी 2015 से पीआईओ कार्ड का ओसीआई कार्ड में विलय हो गया है। ओसीआई कार्ड के बारे में हम इस नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे, जो कि और ज़्यादा प्रभावी है उस पीआईओ कार्ड से। जिन लोगों ने अभी तक अपने पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में कन्वर्ट नहीं किया है, उनके लिए जानकारी है कि पीआईओ कार्ड बंद हो चुका है और आप अपने नियरेस्ट काउंसलेट में जाके ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो भी फॉर्मेट है उसको भर के आप ओसीआई कार्ड आपको मिल सकता है। और पीआईओ कार्ड बंद हो चुका है तो अब उसकी एप्लीकेशन अब नहीं जाती है। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या करना है। आप नियरेस्ट काउंसलेट में जाके अपने पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और इसके लिए आपको बहुत ही कम फीस देनी पड़ेगी या एक तरह से फ्री ही माना जाएगा। आप इसको जरूर ध्यान रखें कि अपना पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में कन्वर्ट करा लें। ओसीआई कार्ड के बाद बात करते हैं कि किसको ओसीआई कार्ड मिल सकता है। जो पर्सन पहले इंडियन सिटीजनशिप हो उसके पास, या उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो, या कोई पर्सन इंडियन सिटीजन से मैरिड हो 2 साल तक अप्लाई करने से पहले ओसीआई कार्ड। कौन ओसीआई कार्ड अप्लाई नहीं कर सकता है? जो कि भी कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश का सिटीजन रहा हो,
जिसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना या श्रीलंका के निवासी हों, जो कभी भी फॉरेन मिलिट्री में वर्क कर चुका हो या फॉरेन डिफेंस डिपार्टमेंट में वर्क कर चुका हो। तो ये एलिजिबिलिटी है। आइए बात करते हैं बेनिफिट क्या रहता है ओसीआई कार्ड का। ये लाइफ टाइम मल्टीपल एंट्री वीज़ा है इंडिया के लिए। आपको कभी भी एफआरआरओ को अपनी स्टे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हिसाब से 6 महीना, 1 साल, 10 साल इंडिया में रह सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इंडियन सिटीजन में के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ओसीआई कार्ड के 5 साल के बाद, और अगर आप इंडिया में 1 साल रहे हों। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है कि आपको ये देखना पड़ेगा जिस कंट्री के आप नागरिक हैं वो ड्यूअल सिटीजनशिप अप्लाई करती है कि नहीं करती है, क्योंकि हो सकता है आपकी वो सिटीजनशिप खतरे में पड़ जाए। तो इसके बारे में ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपको इमिग्रेशन के लिए स्पेशल काउंटर यूज़ करने को मिल सकते हैं। आपको कोई स्टूडेंट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है इंडिया में। आपको कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है इंडिया में कोई भी जॉब करने के लिए। आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में, आप नॉन फॉर्म प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम से रजिस्टर कर सकते हैं कि केवल कृषि योग्य भूमि आप नहीं बाई कर सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं। आप रिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एनआरआईज को मिलता है, और बच्चों को भी अडाप्ट कर सकते हैं जैसे एनआरआई अडाप्ट करते हैं। आप इंडियन रेजिडेंस फी नेशनल पार्क, माउंटेन म्यूजियम्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कम फीस देनी पड़ेगी। कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी आपको बता दें। आपको एग्रीकल्चर लैंड या फार्म हाउस नहीं खरीद सकते। हाँ, अगर आपके पास पुश्तैनी है तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप वोट नहीं कर सकते हैं। आप कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर सकते हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं नेचर में। पॉलिटिकल पोजीशंस पे नहीं जा सकते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में बेकार परमिशन नहीं जा सकते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं ओसीआई कार्ड के। इस सेक्शन में बात करेंगे कि ओसीआई कार्ड को अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें डिटेल्स में देखते हैं। फॉरेन नेशनल जो कि ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी पहली कंडीशन है कि वो सिटीजन हो इंडिया के, या अभी या एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950, जो कि एलिजिबल हो इंडिया के सिटीजन बनने के 26 जनवरी 1950 के बाद, जो बिलोंग करते हैं टेरिटरी के जो कि पार्ट था इंडिया का 15 अगस्त 1947 तक, जो कि चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो इंडियन सिटीजन्स के, जो कि माइनर चाइल्ड हो, जो कि इतनी इतनी कंडीशंस हैं उनके बारे में, जो कि माइनर चाइल्ड हो और जिसके दोनों पेरेंट्स इंडिया के हों और एक पेरेंट्स इंडिया की ओसीआई कार्ड के लिए जो कि सारी एलिजिबिलिटी है उसको पूरा करता हो, जो कि आपका स्पाउस हो, फॉरेन ओरिजिन का हो और इंडियन सिटीजन से शादी हुई हो, तो वो भी एलिजिबल होता है उसे कार्ड के लिए। लेकिन उस कपल को 2 साल के लिए मैरिड होना चाहिए ओसीआई एप्लीकेशन भरने से पहले। ओसीआई अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं सेक्शन में बात करेंगे। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, पार्ट ए और पार्ट बी। आप जिस भी कंट्री के हैं उसके कॉन्सुलेट पे ये रहेगा ओसीआई का फॉर्म। इसके दोनों पार्ट ए और पार्ट बी आपको भरना पड़ेगा। और कई कंट्रीज़ में उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है, जो अलग अलग कंपनीज रहती हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, तो उनके फॉर्म को अगर एडिशनल फॉर्म होंगे तो वो भी भरने पड़ेंगे आपको। सारे को प्रिंट करके एक डेटा बनाइए, साथ में आपको फोटोग्राफ भी करना पड़ेगा। फोटोग्राफ के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनकी पर्टिकुलर कंट्री की वेबसाइट्स पे रहती हैं, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है। अगर आप यूएस में हैं तो यूएस की पासपोर्ट की, और इंडिया में और किसी और नॉन यूएस कंट्री में है तो वहाँ की आपको चाहिए होगी। 24 पेज का यूएस पासपोर्ट होता है, उसमें 22 से लेकर 24, और 28 पेज के यूएस पासपोर्ट के लिए 25 से 27 तक के पेजेस की कॉपी आपको मिलनी चाहिए होती है। कभी भी
ओरिजिनल पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ नहीं भेजना है आपको। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी भेजनी पड़ती है आपको, जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं वहाँ की बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी। नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट की कॉपी आपको भेजना पड़ता है। प्रूफ ऑफ इंडियन ओरिजिन कैसे प्रूव करेंगे आप, इसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है। और अगर स्पाउस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्पाउस के लिए भी सारी डिटेल्स भेजनी पड़ती है, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, नोटराइज स्टेटमेंट कपल का, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड हो उसका, ईएडी, H1 H4, जितने भी वीज़ा की कॉपीज़ हैं स्टैम्प उसकी कॉपी चाहिए होता है। एड्रेस की प्रूफ चाहिए होता है आपको, अगर कोई नाम चेंज किया हो आपने तो प्रूफ ऑफ नेम चेंज चाहिए होता है। रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है पेमेंट के साथ, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको वापस करना है तो कैसे हो। साथ में रिनाउनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की आपने इंडियन सिटीजनशिप सिलेंडर कर दी है उसका भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अगर आप पीआईओ कार्ड होल्डर हैं तो ओरिजिनल पीआईओ कार्ड चाहिए होता है। लीगल स्टेटस क्या है आपको, जिस कंट्री में आप रहते हैं, आपके पास एनआरआई परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है, ईएडी है, उस सब की कॉपी भेजनी पड़ती है। पर्टिकुलर फ्री भेजनी पड़ेगी आपको, जो हर कंट्री के हिसाब से रहती है। उस कंट्री को आप उसकी वेबसाइट पे देखिएगा, करंट क्या फीस है उसके हिसाब से आपको सारी फीस भेजनी पड़ेगी। अगर माइनर है तो आपको आपके बच्चे के लिए पेरेंटल ऑथराइजेशन फॉर्म भेजना पड़ता है। सेम कॉपीज़ ऑफ पेरेंट्स भेजनी पड़ेंगी, सारी पासपोर्ट्स की कॉपीज़ ऑफ पेरेंट्स प्रूफ ऑफ नेशन भेजनी पड़ेंगी, कि आपने आपके मतलब पेरेंट्स ने सारा इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है। मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भेजनी पड़ेगी। और चेकलिस्ट रहती है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कई लोग भूल जाते हैं, जो चेकलिस्ट है उसकी 2 कॉपीज़ आपको भेजनी रहती है। और जो जिस ऑर्डर में बोला गया है चेकलिस्ट लगाने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट आपको उस ऑर्डर में ही लगाने हैं, और उसके बाद ही आपको सारे डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर एम्बेसी में भेजने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपीज़ भेजनी है। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब तक आपसे मांगा ना जाए आप